नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से डॉक्टर संदीप पांडे हैं। डॉक्टर साहब, एक नया महाकुंभ चल रहा है पूरी दुनिया के इकॉनमी, बिजनेस, ट्रेड का, डावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि डावोस बिल्कुल मतलब सारे दुनिया के बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठा होते हैं और दुनिया किस तरफ चलेगी इसको डिसाइड करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसमें डिजिटली कुछ वो किया, लेकिन बुरा उन लोगों का जो डिजिटली में उनका शायद टेलीप्रॉम्प्टर कुछ गड़बड़ा गया, तो उससे बड़ी हंसी हुई। अब ये देखना चाहिए टेलीप्रॉम्प्टर किसने अप्लाई किया था, क्योंकि हो सकता है कोई साजिश भी हो। उसमें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है, वहाँ के कुछ लोगों ने करके बताया है कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने 5 रिस्क आइडेंटिफाई की हैं, विच दे से कि द कंट्री इज फेसिंग दीज रिस्क। वो 5 रिस्क की बात करेंगे, लेकिन एक एक करके एक रिस्क को थोड़ा आप उसको एलोबरेट कर दीजिए जी। पहली चीज उन्होंने कहा है कि फ्रैक्चर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशनशिप हिंदुस्तान में, वो एक पहला उनके हिसाब से वो है। तो इसका मतलब क्या है और इसको ये क्यों हो रहा है, इज इट, और आपको भी लगता है कि क्या ये रिस्क है? जी नमस्कार। जी ये रिपोर्ट आई है, ये एक आर्टिकल रिटायर्ड IAS ऑफिसर देव सहायम जी ने भेजा था। उससे मुझे पता लगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया भर के हज़ारों जो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका सर्वे करके ये रिपोर्ट निकालती है। और 2022 की रिपोर्ट में उसने कहा है कि हिंदुस्तान के सामने जो 5 बड़ी चुनौतियां हैं, उसमें पहली नंबर जो है, जैसा आपने कहा, इंटर स्टेट रिलेशन है। मेरे ख्याल से इंटर स्टेट रिलेशन यहाँ जो अंतर्देशीय संबंध है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट शब्द का इस्तेमाल राष्ट्र के लिए भी होता है। हालांकि अपने यहाँ तो समस्या वो वाली भी है, इंट्रा स्टेट भी है कि जो देश के अंदर जो राज्य हैं उनके बीच। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने दुनिया भर का दौरा करके और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि शायद मोदी के विदेश जाने से, और इसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री ने इतने ज़्यादा विदेशी दौरे किए होंगे। और ज़्यादातर देशों के साथ संबंध भारत के आज तनावपूर्ण हैं। आप देखिए, आस पड़ोस के जितने देश हैं उनके साथ हमारे संबंध पहले से ख़राब हो गए हैं। वो सारे देश धीरे धीरे चीन के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं। और जो हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ लगातार हिंसा की घटनाएं हुई हैं, या ये जो अब हेट स्पीच वाला मामला है, तो इससे पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। अगर आप धर्म संसद यहाँ कराएंगे या होने देंगे, उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाएगा, तो क्या आप सोचते हैं कि अरब देशों के साथ या दूसरे मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध सामान्य रह सकते हैं? उसी तरह से यूरोप, अमेरिका, मुख्य रूप से ईसाई धर्मावलंबी, उनकी संख्या वहाँ ज़्यादा है, और ईसाइयों के खिलाफ़ यहाँ पे अगर हिंसा की घटनाएं होंगी, या आप इस तरह के कानून बनाएंगे जैसे कर्नाटक में बनाया जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से ईसाइयों को ही निशाने पे लिया जा रहा है, या मदर टेरेसा की संस्था, मतलब मुझे नहीं लगता कि मदर टेरेसा से बड़ा कोई समाज सेवक हिंदुस्तान में रहा होगा हाल के वर्षों में, आज़ादी के बाद। और उनकी संस्था पे ही आप सवाल उठाना शुरू कर दें, तो इसका संकेत बहुत अच्छा नहीं जाता है। तो इससे भारत के संबंध खराब हो रहे हैं। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो तरह तरह की रिपोर्ट निकालती हैं, वो बता रही हैं कि हिंदुस्तान में मानवाधिकार, हिंदुस्तान में अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र, हिंदुस्तान में प्रेस की आज़ादी, इन सब मानकों में हिंदुस्तान की स्थिति पहले से गिरी है। तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देश के अंदर भी
ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2 राज्यों की सुरक्षा बल आमने सामने खड़े हो गए, असम और मिजोरम में। और अब तो आप देखिए कि खुलकर 26 जनवरी की परेड में आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, जो देश के 2 बड़े राज्य ही नहीं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। पश्चिम बंगाल आप आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और बंगाल जहाँ से सारा आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ उसको आप शामिल नहीं करना चाहते हैं। यह तमिलनाडु का एक विशेष दर्जा है भारत में, वहाँ पे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो उसका एक बड़ा आधार रहा है। पेरियार जैसे बड़े नेता वहाँ हुए हैं, तो उसको इन राज्यों को आप बाहर रखना चाहते हैं। तो ये देश के अंदर भी जो है इस तरह का एक बंटवारा हो रहा है। आप राष्ट्र को मजबूत कैसे रखेंगे अगर आप इस आधार पे भेदभाव करने लगे कि जहाँ पे दूसरे दलों की सरकार है उनको आप 26 जनवरी में मौका नहीं देंगे। तो ये अंदरूनी बाहरी दोनों तरह के संकट मोदी सरकार ने खड़े कर दिए हैं। मैं 26 जनवरी और इंटर स्टेट और उसकी भी एक आपको और बता दूं भाई, इस बार पूरी 26 जनवरी की परेड हो रही है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल भी किए थे, लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले एक ट्रेडिशन था कि हिंदुस्तान में रिपब्लिक डे परेड पे एक फॉरेन डिग्नेटरी एज चीफ गेस्ट आता था। जी जी, बहुत सालों का ट्रेडिशन था। हम लोगों का पिछले साल भी किसी को नहीं बुलाया 2021 में, और इस साल भी नहीं। हम लोग हर चीज़ का जैसे होता नहीं, हर चीज़ इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि ओमिक्रॉन, वो कोरोना है। आप लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप नहीं कर सकते थे, वर्चुअल किसी से कर लिए होते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक असमंजस की स्थिति हिंदुस्तान के सामने भी हो गई है कि वो किसी को बाहर के डिग्नेटरी को एज चीफ गेस्ट नहीं बुला रहा है। ये भी एक कहीं ना कहीं से एक गंभीर बात है जो बुलाना चाहिए था जी। अब मैं दूसरी क्राइसिस पे आ रहा हूं जिसको कह रहे हैं डेट क्राइसिस। लोन इतना बढ़ता जा रहा है कि हमें उसको लोन को सर्विस करना, और ये भी एक अपने में समस्या है। और डेट क्राइसिस की बात करें बहुत संक्षेप में जी, ये तो खुला सच है कि ये जितना विकास दिखाई पड़ रहा है जिससे सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ एक उदाहरण ले ले तो जो पूरा देश के अंदर हाईवे नेटवर्क खड़ा किया गया है, ये सब विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह से कर्ज लेके किया जा रहा है। और एक होड़ ऐसी मची हुई है कि हिंदुस्तान को भी वैसा ही बना दो जैसा कि विकसित देश हैं, बिना ये सोचे समझे कि जिस तरह के हाईवे आप बना रहे हैं क्या ये वाकई में इस देश की ज़रूरत है। इस देश में ज़्यादातर लोग 4 पहिया निजी मोटर गाड़ियों से नहीं चलते हैं, वो दूसरे साधनों से चलते हैं। वो दूसरे साधनों से चलते हैं या सार्वजनिक वाहनों से चलते हैं। लेकिन ये पूरा हाईवे नेटवर्क बनाया गया है निजी गाड़ियों के लिए, 4 पहिया गाड़ियों के लिए। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका, जापान, कोरिया की मोटर गाड़ी कंपनियों को हुआ है। तो ये पूरा जो विकास है जो निर्देशित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से, इसके तहत हम कर्ज के बोझ में दबते चले जा रहे हैं। और हम इसी में खुश हैं कि हमारे यहाँ जो है इस तरह का विकास हो रहा है। ये जो आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा है, ये इसके एकदम खिलाफ है। लेकिन ये सरकार इतनी मज़ेदार है कि बात कुछ और करती है, भ्रमित करती है, लेकिन उसके आड़ में कर वही सब रही है जो हमको कर्ज के जाल में और फंसाता चला जा रहा है जी। और विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिली हुई। मैं उसमें एक और जोड़ दूं, ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो किसको सर्विस कर रहा है? सब घाटे में चल रहे हैं, लेकिन खूब कर्जा ले लेके, जैसे हमारा खूब कर्जा, गांव में कहा था कर्जा ले लेके खूब मलाई खाओ। तो कर्जा ले लेके किसको दिखाने के लिए आप मेट्रो रेल चला रहे हैं नहीं मालूम। अब इस पे मैं एक बस बिंदु बोलूंगा कि लखनऊ में मेट्रो रेल चल रही है। आप किसी भी समय चले जाइए, यात्रियों की संख्या देख लीजिए, दिल्ली की तरह कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सीटें खाली रहती हैं। उसके बावजूद कानपुर, बनारस और अन्य नगरों में गोरखपुर मेट्रो रेल शुरू कर रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? अच्छा, अब मैं एक तीसरा है डिसइल्यूजनमेंट ऑफ यूथ का जो एकदम से वो हो रहा है कि ये भैया मोहभंग जी भाई, हमारी सबसे यंग वो भी है, पॉपुलेशन है। ये तो अभी हमने देखा कि चुनाव की घोषणा होने के पहले
शिखापाल पानी की टंकी पे चढ़ी थी, इको गार्डन में अनुदेशक, एम्बुलेंस कर्मी, जिन एम्बुलेंस ड्राइवरों को कोरोना काल में बताया गया कि देवतुल्य हैं, हाँ, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ग्राम प्रहरी हैं, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं सरकार के जो संविदा पे हैं, ठेका पे हैं, जो धरने पे बैठे थे। तो 4.5 लाख नौकरियां देने का विज्ञापन आप सब जगह देखेंगे, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो सरकार से असंतुष्ट हैं, आपको मालूम है कल सरकार ने निर्णय लिया है कि चुनाव में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की ड्यूटी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। अच्छा, इसलिए कि क्योंकि हाँ, उनके अंदर भयंकर असंतोष है, वो इनको चुनाव हरा सकते हैं। तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी आंख बंद करके रखना चाहती है और प्रचार कर रही है कि रोजगार भी। अब चौथा है फेल्योर ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस। जो ये था ना, टेक्नोलॉजी से सबको चलाएंगे, तो कम से कम चुनाव में तो लेकिन टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन ये फेल्योर ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का खतरा भी बताया गया। जी। अब आधार कार्ड वगैरह जो चीजें बनाई गई हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ अब जो है ऑनलाइन होगा और ये सब, तो ये उन लोगों के लिए तो ठीक है भाई, जो पढ़े लिखे हैं एक हद तक, हाँ, जो इतने सक्षम हैं कि जाके अपना सब काम करा सकते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की साधारण गरीब जनता है, जो बहुत शिक्षित नहीं है और ख़ास करके उसे बहुत समझ नहीं है टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो वो पूरे अब विकास की प्रक्रिया से बाहर रह गई। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, जो नहीं जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन, अब कोई भी आपको ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल करना हो तो OTP आएगा, तो अब वो OTP कैसे पढ़ के और कैसे उसको कहाँ पे डालना है, तो ये पता नहीं कैसे मान लिया गया है कि देश के सारे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कोरोना काल में ट्रेनों पे चलने के लिए कहा गया कि आप ऑनलाइन टिकट कराइए। अब जब सारा बाजार बंद है, सारे कंप्यूटर सेंटर बंद हैं, आप गरीब के घर में कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता, या हो सकता है उसके पास वो वाला मोबाइल फ़ोन भी ना हो, स्मार्ट वाला, जिस पे वो टिकट बुक करा सके। और अभी हाल तक जबकि जनरल काउंटर पे टिकट नहीं मिल रहे थे रेल के, तो ये अपेक्षा की जाती थी कि आप जनरल क्लास में भी रिजर्वेशन करा के चलेंगे। तो ट्रेन में जिस तरह की भीड़ होती थी पहले, वो नहीं दिखाई पड़ रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि टिकट कैसे कराएं। तो ये बहुत बड़ा संकट है और सरकार के पास कोई तरीका नहीं है कि देश के सामान्य गरीब लोगों को भी वो इस पूरी प्रक्रिया में कैसे शामिल करें। मैं फेल्योर ऑफ टेक्नोलॉजी फेल्योर का एक छोटा सा गवर्नेंस का एक उदाहरण दे दूं। हम सब लोग बैंक जाते हैं और खास करके नेशनलाइज बैंक, और ऐसा कौन होगा जब बैंक जाइए और कहते हैं कि पासबुक नहीं, अभी साहब सर्वर डाउन है। अच्छा, हम अगर 3 बार से ज़्यादा या 5 बार से ज़्यादा ATM यूज़ करेंगे तो आप मुझसे पैसा बहुत लेने लगेंगे। आपके यहाँ मैं 6 बार दौड़ूंगा, सर्वर डाउन है भाई। अगर ये 2 वे होना चाहिए ना, अगर मैं आपकी सर्विस 4 बार कर रहा हूँ और आप मुझसे पैसा ले रहे हैं, तो मैं जब जाऊँ और आप सर्विस नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे कॉम्पनसेट कीजिए। सही बात है। ये 1 वे क्यों है? देन प्लीज कॉम्पनसेट मी। तो ये तो फेल्योर ऑफ टेक्नोलॉजी वाला जो है। एक लास्ट है डिजिटल इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड। ये तो बहुत स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। जी। बस इसमें कहना यही है कि मोदी जी ने शायद डिजिटल इंडिया का जितना ढिढोरा पीटा होगा, हाँ, उतना और किसी चीज़ का नहीं पीटा। मतलब इन्होंने जनधन बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल जिसको जैम, तो उन्होंने एक ये कोशिश की कि पूरे हिंदुस्तान को डिजिटल तरीके से जोड़ लिया जाए और उसका खूब वो उसका श्रेय भी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पता लग रहा है कि वो जो डिजिटल डिवाइड है, जैसे कि इस देश में पढ़े और अनपढ़ के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में, उसी तरह से अब ये नया डिवाइड पैदा हो गया।
जी नहीं, और क्योंकि इसका आंसर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन आप सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं, IIT IIM में पढ़ाते हैं, लेकिन एक बड़ा डिवाइड है जो प्राथमिक शिक्षा, मैं बेसिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में भी है, वो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं जी। तो मेरे घर में तो एक लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन और ये सब है, लेकिन जो मेरा काम करती है लड़की, उसके बच्चे, उसके पास नहीं है, तो उसका बच्चा क्या है? मतलब उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है ऑनलाइन। जी, तो एक तो ये एक समाज की बहुत बड़ी खाई बढ़ती जा रही है। जी जी जी, वो सही कह रहे हैं आप। पहले तो सिर्फ यही था कि अमीर और गरीब के बच्चों के स्कूलों में ही अंतर था, और अब तो ये टेक्नोलॉजी वाला अंतर भी आ गया है कि गरीब के बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, तो ये वो और पिछड़ जाएंगे पढ़ाई लिखाई में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब शुरू में एप्पल फोन आया तो मैं कई लोगों से पूछता था एप्पल में क्या है, तो कोई मुझे जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा भाई फोन आवाज वैसी आती है, वैसी आती है, मैसेज वैसे ही जाता है, कैमरा वही होता है, क्या नहीं ये बहुत अच्छा है, क्यों है? तो वो बेसिकली अच्छा ये था कि मेरे पास ये है, आपके पास ये नहीं है। तो अब तो ये हो गया है कि अगर मेरे पास ये है, आप तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। मैं तो ऑनलाइन क्लासेस करके अगले क्लास में चला जाऊंगा, आप तो अभी सही बात वो करेंगे, या सरकार एक काम और करेगी, बिना पढ़े ही आपको डिग्री सर्टिफिकेट सब बांटने को भी तैयार है ये सरकार। हाँ जी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे खतरे हैं जो आपको भी जिसका ज्ञान होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि देश को दुनिया कैसे देख रही है, और दुनिया कोई बहुत गलत नहीं देख रही है जो देश की हालात है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।